नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये जीएस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है, जिसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट इसमें नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो नामदफा दिया है, नोकरेक दिया है, सिंगालीला दिया है और कुद्रेमुख दिया है। आप देखकर बताएं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें चुनना आसान है क्योंकि विकल्प जो है वो काफ़ी दूर दूर के, करीबी विकल्पों में चुनना मुश्किल होता है। नामदफा आप जानते हैं कि अरुणाचल में है, ठीक है, ये सबसे पूर्वी है। बाकी नोकरेक जो है ये मेघालय में है, सिंगालीला पश्चिम बंगाल में है और कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ द लोवेस्ट एरिया। अब यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे लोवेस्ट एरिया किसका है स्टेट ऑफ कर्नाटक में, जो बाघ अभ्यारण्य है उनमें से। तो आप देखकर बताएं। यहाँ बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है, भद्रा है, दांडेली अंशी है और नागरहोले है। ये सब टाइगर रिजर्व के नाम है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, भद्रा। ठीक है, यहाँ अगर एरिया आप देखें तो भद्रा का जो एरिया है वो मात्र 1064.29 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बैठता है। बाकी जितने भी हैं वो सब इससे बड़े हैं, जिसमें कि दांडेली अंशी जो है वो भी इससे जरा सा बड़ा है, मतलब वो 1097। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है ये बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है, झारखंड में पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमिलनाडु में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और राजस्थान में जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। अब इसमें आप देखकर बताइए कि गलत कौन सा है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तमिलनाडु और पेरियार वाला जो इसमें पेयर बना रखा है ना, ये देखकर भी लग रहा है कि गलत है। पेरियार कहाँ पे है, ये केरल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये बेसल कन्वेंशन के बारे में बताते हैं। तो बेसल कन्वेंशन के रिगार्डिंग इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज द कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मतलब जो हानिकारक खतरनाक अपशिष्ट हैं उनका सीमा पारी जो गतिविधियां हैं और उनके निपटान की जो गतिविधियां हैं उन पर आधारित ये सम्मेलन है। और इसे अडॉप्ट किया गया था 1989 में। और थर्ड स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि ये फोर्स में आया, मतलब कम इनटू फोर्स इन 1992। तो 1989 में ये अडॉप्ट किया जाता है और 1992 से ये प्रभावकारी होता है। अब इसमें आप देखकर बताइए कि बेसल कन्वेंशन के रिगार्डिंग इसमें से सही कौन सा है। तो जो 4th स्टेटमेंट है इसका माफ कीजिएगा 4th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। मतलब तीनों ही सही है। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारी जो गतिविधियां होती हैं उनके निपटान और नियंत्रण के आधार पर इस कन्वेंशन का गठन किया गया था। और 1989 में भले ही इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसे लागू करने का जो समय था वो 1992 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर लाइन विथ ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऐसे देश का नाम आपको इसमें सिलेक्ट करना है। बांग्लादेश दिया है, भूटान दिया है, म्यांमार दिया है, नेपाल दिया है। कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, यानी म्यांमार। म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जो कि सिर्फ जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन्हीं के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। बाकी जितने हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा बाकी के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। जैसे बांग्लादेश का है तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इनके साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। भूटान की बात करें तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ, अरुणाचल के साथ भी सीमा है और असम के साथ भी है। म्यांमार का आपने देख ही लिया है। और नेपाल आप जानते ही हैं कि बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एकदम से कनेक्टेड नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है। तो मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये देखिए धिवेही लिखा हुआ है, यहाँ शब्द देखिएगा। और श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पश्तो है, जबकि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघली है। इसको सिंघल या सिंघली कहा जाता है, भाषा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान ये जोंगखा है। इस प्रकार से इसमें नाम दिए हैं। सही कौन सा है आप देखकर बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी मालदीव की जो राजभाषा दी है थिवेही या धिवेही इसको कहा जाता है, ये सत्य है। बाकी जितने हैं, जैसे श्रीलंका का आप भी जानते हैं सिंघल द्वीप उसका पुराना नाम था, तो इसकी राजभाषा या जो यहाँ की स्थानीय भाषा है वो सिंघली है।
इसके अलावा तमिल भी बोली जाती है, तमिल क्षेत्र भी ये है। भूटान की राजभाषा में जोंगखा का नाम आता है और अफगानिस्तान की दारी और पश्तो है। ऐसे आप देखते हैं। फिलहाल इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ माउंटेन पीक दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो स्टेट है वो दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे बेलांगछो छिप का नाम दिया है, इसे बेलांग छिप भी कहा जाता है और बेतालोंग छिप भी कहा जाता है। कई सारे इसके प्रोनाउंसिएशन हैं। तो ये मिजोरम में स्थित है, ऐसा इसमें बताया गया है। दोदा बेटा जो है वो तमिलनाडु में है और संदकफू जो है ये पश्चिम बंगाल में है, जबकि बैलाडीला रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप देखकर बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। ये जो बेतालोंग छिप या बेलांगो छिप कहा जाता है इसको, तो ये त्रिपुरा में है, ना कि मिजोरम में। इसका नाम थोड़ा अनोखा है, तो ये देखकर तो मालूम हो जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती है, लेकिन उसमें से इसका संबंध त्रिपुरा से है। बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसमें से सुवर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर स्थित है, या इडुक्की है, या शरावती है, या फिर तीस्ता है। ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जल विद्युत संयंत्र है उनके नाम। और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला। जो तीस्ता है वो सिक्किम से बिलोंग करता है। बाकी जितने हैं उसमें आप सुवर्णरेखा को देखिए तो झारखंड से बिलोंग करता है, केरल में है इडुक्की और शरावती आपका कर्नाटक में है। तो इसमें सिक्किम वाला जो है वो तीस्ता है, तो डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। नीचे दिया गया नदियों का समूह निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों को लीड करता है। तो यहाँ देखिए नदियों के समूह मतलब जो सहायिकाएं हैं उनके नाम दिए हैं, जिसमें बुढ़िल नदी है, धोना है, सेउल है और ऊज है। अब बताइए कि ये किसकी सहायिका है। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रावी हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी की ये सारी सहायिकाएं हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में यहाँ जो पंच प्रयाग हैं उत्तराखंड के, उसके नाम दे रखे हैं और वहाँ पर कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं। प्रयाग का मतलब संगम से तात्पर्य है। तो कौन सी नदियों का संगम होता है वो दिया हुआ है। सही कौन सा है आपको देखकर बताना है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा जो है वो धौली गंगा से जाकर मिलती है। अलकनंदा नंदाकिनी से जहाँ मिलती है वो स्थान विष्णुप्रयाग है और अलकनंदा जहाँ पिंडर से मिलती है वो स्थान नंदप्रयाग है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट मतलब 3 अलग जानकारियाँ दी हुई हैं। इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है डी वाले को चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। देखने में भले लग रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णुप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर अलकनंदा धौली गंगा से जाकर मिलती है, मतलब दोनों आपस में मिलती है। और नंदप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। नंदाकिनी से नंदप्रयाग को आप ऐसे कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। और कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। यहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, पिंडर और अलकनंदा। इसके बाद 11th क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है जो कि लद्दाख को चीन के शियानजिंग प्रांत से जोड़ता है। ये दर्रे जो होते हैं ये पर्वतों के बीच के रास्ते होते हैं और 2 अलग अलग स्थानों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ चीन का जो शियानजिंग प्रांत है उसको लद्दाख से कनेक्ट करने वाला दर्रा आपको चुनना है। तो यहाँ चांगला पास है, इमीसला है, अगीला दर्रा है और बड़ा लाचा है। इसमें देखकर बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगीला जो दर्रा है या अगिल दर्रा भी इसको कहा जाता है, तो ये जो है ये शियानजिंग प्रांत से कनेक्शन बैठाता है लद्दाख का। बाकी जो है जैसे चांगला पास जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, इमीसला जो है वो लद्दाख को तिब्बत से ही जोड़ता है, मतलब दोनों यहाँ पे वही काम करते हैं। और बड़ा लाचा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12th वाले में आपसे पूछा गया कि कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित नहीं। रीवा में जिसकी स्थिति नहीं है वो आपको इसमें से चुनना है। तो बहुटी जलप्रपात है, वजरई है, केवटी है और चचाई है। देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, वजरई जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश राज्य का जो रीवा जिला है वहाँ पर स्थित नहीं है। तो फिर ये है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का वहाँ पे स्थित है। बाकी जितने हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन को देखिए। भूटिया जनजाति, खासी जनजाति और लेप्चा ये किस राज्य की जनजातियाँ हैं आप बताइए। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिक्किम से इनका संबंध है। इसमें जो राज्य दिए हैं सिक्किम ज़्यादा बेहतर उत्तर है। भूटिया, खस और लेप्चा जो है ये एक साथ रहते हैं। असल में यहाँ पे देखिए ये खस है, खासी नहीं है। ये खास लिख दिया है तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, ये खस है। ठीक, तो सिक्किम से इनका संबंध है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 19 है, इसके अलावा 519 है, 135 है और 348 है। ये सब राजमार्गों की संख्या है। बताइए। देखिए इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब जो राजमार्ग है उनका स्थान आपको पता होना चाहिए। डी वाले को पहले चुन लेते हैं। 348 जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से है। बाकी जितने हैं उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 19 ये बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन सबको कनेक्ट करता है। और नेशनल हाईवे नंबर 519 जो है वो यूपी से होकर गुजरता है, मतलब यूपी में स्थित है। और नेशनल हाईवे नंबर 135 ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से बिलोंग करता है। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को बाहर कर देते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो 15th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि क्या कर्क रेखा जो है वो लोहदरगा शहर से गुजरती है। अब हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है।
और कर्क रेखा चंफई शहर से होकर गुजरती है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मतलब एक जगह गुजरती है या नहीं ये बताना है, दूसरे में ये बताना है कि राज्य कौन सा है। तो देखकर बताइए। और 15th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। मतलब यस, यानी लोहरदगा शहर से होकर गुजरती है, ये सही बात है। और ये जो चंफई है ये कहाँ पे है? मिजोरम में। छत्तीसगढ़ में है सोनहट, झारखंड में है लोहरदगा या लोहदरगा, और उदयपुर जो है ये त्रिपुरा वाला है। या उदयपुर देख के आप राजस्थान वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, जबकि मिजोरम में है चंफई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें कहा गया कि नवीनतम कृषि आंकड़ों के हिसाब से भारत के दूसरे सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य का नाम बताइए, और भारत विश्व में चाय के उत्पादन में कौन से नंबर पर है ये भी बताइए। देख लीजिए इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और सेकंड पोजीशन ये वाला इसमें सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, और कौन सा राज्य भारत के 3 जो शीर्ष टसर रेशम उत्पादक राज्य हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। ये 2 चीज़ें आपको इसमें देखनी। और जो 17 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। ठीक है, भारत के जो टॉप 3 सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें अगर आप देखें तो कर्नाटक का पहला नंबर है ओवरऑल। उसमें मलबरी भी है, टसर भी है, मूंगा रेशम भी है, सभी। तो उसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, उसके बाद आंध्र है, फिर असम का नंबर आता है। और सिर्फ अगर टसर रेशम उत्पादन के बारे में देखें तो उसमें झारखंड पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या था? सी वाला था। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपसे कहा गया कि जो नए कृषि आंकड़े हैं, मतलब जो एग्रीकल्चरल डाटा है, उसके हिसाब से भारत के तीसरे सबसे बड़े कुल दलहन उत्पादक राज्य का नाम बताइए, और विश्व में दालों के कुल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है ये भी आपको बताना है। दोनों चीज़ें एक साथ देखनी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, और विश्व में दाल के उत्पादन में हम नंबर 1 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ 2011 के सेंसस को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और अभी वही काम करना है क्योंकि अभी नया डाटा आया नहीं है। तो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग कितने केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है, मतलब है ही नहीं। और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है अथवा नहीं, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। तो देख लीजिए, यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में बात हो रही है, तो देखकर इसमें बताइए पेयर कौन सा सही होगा। सी वाला हो जाएगा। देखिए 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और इसके अलावा पंजाब, ठीक है, ये जो राज्य हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपसे कहा गया कि 2011 के सेंसस के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद एक राज्य का नाम आपको भरना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक और राज्य का नाम आपको भरना है कि यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, यहाँ शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, पीछे हमने शेड्यूल ट्राइब की बात की। देखकर बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। यहाँ नागालैंड और लक्षद्वीप वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, और साथ में ये कहा गया कि सोनभद्र जिला जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो 8 राज्यों और एक यूटी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया कि कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से जो मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं वो इसको कवर करती हैं, और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। देख लीजिए और बताइए। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ललितपुर और सहारनपुर का यहाँ जो ऑप्शन है वो परफेक्ट। सहारनपुर, ये बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा इनके साथ जो सीमा साझा करने वाला हमारा जिला है वो है सहारनपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ आपसे पूछा गया कि जो सही है वो बताइए कौन सा है। तो पहले वाले में कहा गया कि 2011 का जो सेंसस था उसके आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 4041 वैधानिक शहर हैं, मतलब सिचुएटरी टाउन्स हैं, और जनगणना 2011 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 3894 जनगणना नगर है, यानी सेंसस टाउन है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। इस तरह के डाटा में प्रायः दोनों ही सत्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ आपने 23 को देखा, 24 में फिर से सेंसस वाला ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम ग्रामीण जो जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला है उसका नाम बताइए,
और 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कौन से जिले में पाई जाती है ये भी बताइए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, इसमें अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। देख लीजिए और बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। सबसे कम जो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो गाजियाबाद में है, मात्र 32.4%। ये 2011 का डाटा था, अभी और कम हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जो प्रतिशत के मामले में जिला है वो श्रावस्ती, यानी 96.5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, मतलब शीर्ष 2 जो जिले हैं वो कौन से हैं। तो इसमें आप देख लीजिए और बताइए। गाजियाबाद है और वाराणसी है, इसी प्रकार से वाराणसी और लखनऊ है। लखनऊ और संत रविदास नगर है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, भदोही हो गया है। और मतलब भदोही पहले भी था, संत रविदास नगर ये बीच में सत्ताधारी सरकार ने परिवर्तित किया था, लेकिन अभी फिर से अपने पुराने नाम पे वापस आ गया है। तो इसमें आप देख कर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ये गाजियाबाद और वाराणसी वाला जो इसमें पेयर है वो सही है, ठीक है। मतलब टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुनने थे। तो गाजियाबाद में 3971, वाराणसी में 2395, लखनऊ में है 1816 और भदोही में कितना है तो 1555। कानपुर नगर में देखें तो 1452। इसके बाद आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य और त्यौहार का नाम यहाँ दिया हुआ है। मतलब सिक्किम का त्यौहार है सागा दावा, केरल में मनाया जाता है ओणम, महाराष्ट्र में गोची महोत्सव और उड़ीसा में राजा परबा यानी पर्व यानी त्यौहार। अब इसमें आप बताइए गलत कौन सा है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। महाराष्ट्र और गोची फेस्टिवल जो दिया हुआ है ये गलत है। ये गोची फेस्टिवल या गोची महोत्सव जो है ये हिमाचल का है, न कि महाराष्ट्र का। इसके बाद 27 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी। तो अब देख कर बताइए। यहाँ पर नुआखाई है, पोंगल है, लोहड़ी है और बसंत पंचमी है। तो वैसे तो बसंत पंचमी की अपनी एक तिथि होती है, लेकिन कभी कभार वो जनवरी में भी पड़ जाता है। ये तो आमतौर पे फरवरी में दिखाई देता है। फिलहाल इसमें नुआखाई जो है वो अगस्त में मनाया जाता है, जनवरी में नहीं। बाकी जितने हैं वो जनवरी के आसपास या जनवरी में ही पड़ने वाले त्यौहार हैं। तो नुआखाई को बाहर करते हैं, जो कि है हमारा ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। यहाँ पर स्टेट ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है और फोल्क डांस दिया हुआ है। मतलब कौन सा लोक नृत्य किस मूल राज्य से संबंधित है। मूल राज्य कहने का मतलब यह है कि उसका जन्म वहाँ पर हुआ, मतलब उसकी विधा वहीं से शुरू हुई, धीरे धीरे वो अन्य राज्यों में भी फैल गया। तो हिमाचल प्रदेश का है छपेली, राजस्थान का है सुग्गी, हरी हरी जो चुनरियाँ हैं उसको ओढ़कर महिलाएं नृत्य करती हैं, और मध्य प्रदेश का है सिलभदोनी, जबकि मेघालय का है लाहो। देख लीजिए और बताइए गलत का हमें चयन करना है। तो इसका बी वाला गलत है। राजस्थान का जो सुग्गी दिया है ये सुग्गी है कर्नाटक का, ठीक है। ये सुग्गी जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक का है, बाकी जितने हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। 29 में आपसे कहा गया कि कौन सा गलत है ये बताइए। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, जितना दिया है वो सभी सही है। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार निरोध वाला जो है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सभी सही है, यानी कोई गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इसमें कहा गया कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब यहाँ आप देखकर बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका है, या राष्ट्रमंडल देशों का है, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, बताइए। तो इसमें सी वाला हो जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी अगर आप देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है यानी पॉपुलेशन फंड है, इसका न्यूयॉर्क में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपने देख ही लिया है, जबकि जो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय है वो लंदन में है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है बर्लिन में। ऐसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, उसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसे प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसका नाम आपको इसमें सेलेक्ट करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को जारी करता है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। ये कुछ रिपोर्ट है जो कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जरा बताइए। तो आत्रेय समिति जो है इसका संबंध है एमएसएमई सेक्टर में जांच पड़ताल करने से, मतलब छानबीन करने से। और केवी कामत पैनल जो था इसका संबंध था आईडीबीआई का पुनर्गठन करने से, मतलब स्ट्रक्चरिंग का जो काम था उससे। और एग्रीकल्चरल पॉलिसी से संबंध है सी राव कमेटी का। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट इसका ऊपर वाला ही है। आत्रेय समिति जो दिया है ना वो आईडीबीआई के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसका पहला वाला जो यहाँ पॉइंट दिया है और दूसरा वाला दोनों गलत है, और इसलिए हम इसके ए वाले उत्तर को चुनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, कैसे? तो यहाँ जो ऐत्रेय या आत्रेय कमेटी है, इसका संबंध आईडीबीआई के रिकंस्ट्रक्शन से या रिस्ट्रक्चरिंग से है, और केबी कामत पैनल जो था इसका संबंध एमएसएमई से है। तो ये आपस में क्या हुआ, इंटरचेंज हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। इसमें पूछा गया है कि भारत के शैक्षणिक क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच के लिए कौन सी समिति या आयोग का गठन किया गया, वो आपको बताना है। तो लोढ़ा कमेटी है, भगवती कमेटी है, एसी शाह कमेटी है और कोठारी आयोग है। इसमें आप देखकर बताएं। और 33 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, कोठारी कमीशन, ये कोठारी आयोग जो है इसका संबंध शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच से है। बाकी लोढ़ा कमेटी जो है वो क्रिकेट संबंधी रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। भगवती कमेटी का संबंध बेरोजगारी और लोक कल्याण से है। और एसी शाह कमेटी जो है उसका संबंध गैर बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनसे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया कि किस राज्य में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सबसे कम पशुधन आबादी पाई जाती है। तो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। इसमें आप देखकर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये जो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट थी, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूपी में जो पशुधन की जनसंख्या है ये मिलियन में है। तो 67.8 मिलियन ये यूपी का हो गया। राजस्थान में 56.8 मिलियन है। मध्य प्रदेश में 40.6 यानी 40.6 मिलियन है। और वेस्ट बंगाल में 37.4 मिलियन है। ऐसा आप देखें। ठीक है, तो ये मिलियन में यहाँ पर आबादी दी हुई है। इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब बाकियों की तुलना में वहाँ पे सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। 35 में कहा गया कि 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से मवेशियों को उनकी आबादी के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ जो मवेशी दिए हुए हैं जिसमें कि बफेलोज हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं और पिग्स हैं, तो इन्हें आपको इनकी आबादी के बढ़ते क्रम में यानी जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। देखकर बताइए कौन सा ऑर्डर परफेक्ट होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, यानी चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो आबादी है यहाँ आप सबकी देख लीजिए। भैंस की आबादी कितनी है? 109.85, ये सब मिलियन में है। भेड़ की आबादी 74.26 मिलियन। बकरी की आबादी 148.88 यानी 148.88 मिलियन। और सुअर सबसे कम तो 9.06। ऐसे इसको रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पूछा गया कि कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 4th मैसूर वार जो था उसका संबंध वेलेजली से नहीं है, या 2nd मराठा वार का नहीं है, या जो ट्रीटी ऑफ बसीन थी उसका संबंध नहीं है, या 2nd मैसूर वार का कनेक्शन नहीं है। बताइए वेलेजली से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। जो 2nd मैसूर वार था वो वॉरेन हेस्टिंगस के ज़माने में हुआ था, और यहाँ पर वेलेजली दे रखा है, तो ये गलत है। इसमें अगर आपको टाइम पीरियड मालूम है, मतलब समय मालूम है, तो आप आराम से पकड़ लेंगे। जैसे कि चौथा मैसूर का युद्ध जो था वो 1799 में हुआ था। 2nd मराठा वार या जो द्वितीय मराठा युद्ध था वो 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था, और बसीन की संधि हुई थी 1802 में। तो ये जो 2nd मैसूर वार है यही इसके समय में नहीं हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक तंत्र का यूरोपीकरण और लोक सेवाओं की शुरुआत ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कार्नवालिस, इन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का या प्रशासनिक सेवाओं का पिता कहा जाता है। तो 1786 से लेकर 1793 ये इसका टेन्योर है। यहाँ आपने देखा तो कार्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल की अगर बात करें तो उसमें भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण यानी स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसकी स्टैब्लिशमेंट इससे संबंधित नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे और व्हाइट म्यूटनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स, ये वाला। अब इसमें आप देखकर बताएं कि लॉर्ड मेयो के समय से कौन सा संबंधित नहीं है। अब इसमें अगर आप देखिए तो जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह ये कैनिंग के समय में हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के ठीक बाद, जब सत्ता परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन का मतलब कि कंपनी के हाथ से रूल जाकर क्राउन के हाथ में घुसने लगता है, तो ऐसी स्थिति में व्हाइट म्यूटनी होती है। ये जो यूरोपीय सैनिक होते हैं उन्हीं का विद्रोह रहता है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा हवा नहीं दी जाती है कि बदनामी हो जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनकी आंतरिक सेना में ही फूट पड़ी हुई। तो ये चीज़ है, ये इसके समय का नहीं है, लॉर्ड मेयो के समय का नहीं है, ये कैनिंग के समय का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आप देखें कि सही विकल्प कौन सा है। तो पुलिस आयोग या पुलिस कमीशन की नियुक्ति होती है 1904 में। यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये 1902 का है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1897 का है। और एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो 1906 का है। इसमें सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति है ये 1902 यहाँ पे जो दिया हुआ है यही एकमात्र इसमें सही है। बाकी जितने जैसे पुलिस आयोग की नियुक्ति ये 1902 की है। ठीक है, मतलब ये विश्वविद्यालय आयोग और ये दोनों एक जैसे। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ये 1899 का है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये करजन के समय में आता है और ये 1904 का है।
ठीक है, ये करजन के ज़माने की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड जिसका समय था 1905, ये करजन के ठीक बाद आया था। 1905 से लेकर 1910 तक ये रूल करता है। तो आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ये होती है ढाका में 1906 में। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। यहाँ आगे ही एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है, हिंदी वाले में और अंग्रेजी वाले में बीच में है, कि यहाँ पे मतलब समय दिया हुआ है कि इस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से स्थान वाले अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। मतलब उस कांग्रेस के सेशन का आपको डेट बतानी है और स्थान बताना है, देखकर बताइए। तो 1906 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन था, ये कलकत्ता सेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था। वहाँ पे स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया, यानी अपना राज, अपना शासन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ग्रामीण अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? वो गांव में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अभी गांव की बात हुई तो कौन सा गांव या कहाँ का गांव था, ये आपको बताना है। तो यहाँ सरल तरीके से दिया हुआ है, त्रिपुरी और फैजपुर, यही दो जगह दी हुई है, तो पहचानना आसान है। इसमें से देख लीजिए और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। फैजपुर में आयोजित किया गया था 1936 में सेशन कांग्रेस का, जो कि पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 2 अधिवेशनों में अध्यक्षता का समय आया था, एक तो त्रिपुरी, दूसरा हरिपुरा, और उसमें भी एक में विवाद हो गया था। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। मदन मोहन मालवीय ने 1936 में समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान को एडिट किया था, मतलब उसका संपादन किया था। और मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका नाम है मूक नायक, यानी गूंगा नायक या मौन नायक। इसकी शुरुआत बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1920 यानी 1920 में की गई थी। आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत इसका अगर देखा जाए तो ऊपर वाला यानी केवल पहला वाला है। तारकनाथ दास ये 1936 में समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान को संपादित करते हैं, मतलब उस जमाने में यही संपादक थे। तो यहाँ संपादक का नाम मदन मोहन मालवीय देकर गलत कर दिया है। बाकी जो है ना, ये नीचे वाला ये एकदम परफेक्ट है, तो सिर्फ पहला गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। यहाँ कहा गया कि कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान नहीं हुई थी। तो गवर्नर जनरल और वायसरायों का शासनकाल और उनके दौरान होने वाली जो घटनाएं हैं उनका आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रणजीत सिंह ये वाला, या फिर क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, या पिंडारियों की जो स्ट्राइक हुई थी वो वाली, या ट्रीटी विथ सिंधिया, मतलब सिंधिया के साथ संधि। इसमें से कौन सा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नहीं हुआ था? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। ये वाला जो है ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, और समय था 1809 का। तो इसका करेक्ट आंसर फिर ए वाला रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो पहला जनरल इलेक्शन होता है, अगस्त ऑफर आता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव है वो पारित होता है। तो इसमें कालानुक्रम इनका सही क्या होगा बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, मतलब सी वाले ऑप्शन को पहले चुन लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे करना है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, मतलब पहले आम चुनाव होते हैं 1936-37 के सत्र में। अगस्त ऑफर जो है ये 1940 का है, आप जानते ही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में, जो अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस की जगह पे दूसरे कैंडिडेट मतलब प्रतिद्वंदिता में खड़े किए जाते हैं गांधी जी के, पट्टाभी सीतारमैया, और वो हार जाते हैं, तो वहाँ से गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का मतभेद जो है वो दिखाई देता है। और इसके बाद वो कांग्रेस से अलग अपनी राह बना लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक आप देख रहे हैं 1939। उसके बाद भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित होता है 1942 में। तो ये है इसका क्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन से वायसराय के ज़माने में सर सिरिल रेडक्लिफ के अधीन, ये रेडक्लिफ का नाम याद रखिएगा, इनके अधीन बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए 2 सीमा आयोग नियुक्त किए गए थे। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 46 का राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो वायसराय है, मतलब वायसराय का नाम दिया है, वो ठीक नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन का जो समय था, ठीक है, 1947 से लेकर 48 का, विभाजन के उद्देश्य से आए ही थे। तो उन्हीं के ज़माने में बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में या उन्हीं के अधीन 2 सीमा आयोगों की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं का जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होती है। ये देखिए सांप्रदायिक पुरस्कार नहीं है, असल में ये बर्बादी की जड़ था। तो यहाँ इसका अनुवाद ठीक नहीं है। अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड,
ये जो सांप्रदायिक पंचायत था इसकी अनाउंसमेंट होती है 1932 में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा ये 1932 का है। पूना एक्ट जो है वो भी 1932 का है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1932 में होता है। इसमें से कोई एक तो गलत है, सब जो है वो 1932 के नहीं है, कोई एक इसमें से बाहर का है। तो आप देख कर बताएं। देखिए 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। इसमें अगर आप देखें तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है यानी अखिल भारतीय किसान सभा ये 1936 की है, ना कि 1932 की। तो बी वाले ऑप्शन को इसमें से हम चुन लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी वो भी आपको बताना है। तो देख लीजिए। और 48 का करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, मतलब किसके द्वारा स्थापना की गई थी इसमें से कोई भी नाम सही नहीं है। और कहाँ पर की गई थी तो वो स्थान था कलकत्ता। किसके द्वारा की गई थी ये आप जानते ही हैं, केशव चंद्र सेन 1870 में उन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। यहाँ पे आपको अरेंज करना है कालानुक्रम। तो धर्म सभा है, तयूनी मूवमेंट है, और स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, परमहंस मंडली की इस्टेब्लिशमेंट है। आप देख लीजिए और बताइए। तो देखिए 49 का राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही क्रोनोलॉजी में अरेंज है, इसमें कुछ नहीं करना है। धर्म सभा 1830, तयूनी मूवमेंट 1839, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1848 और परमहंस मंडली का है 1849। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि कालीबंगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पे है, नदी का नाम बताइए। और कौन से पुरातत्वविद ने कालीबंगा के उत्खनन कर्ताओं में योगदान नहीं दिया था, मतलब वो इसके खुदाई करने वालों में शामिल नहीं थे। अब इसमें आप देख लीजिए। तो इसमें प्रश्न का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि कौन शामिल नहीं था। प्रश्न का उद्देश्य है अपने विकल्पों के माध्यम से आपको ये बताना कि कौन कौन इसके एक्सकेवेशन में शामिल था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसमें कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पे है। तो घग्गर रिवर इसमें दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन एलिमिनेशन अगर आपको करना है तो आप नदियों के आधार पर भी दो विकल्प छाट सकते हैं। और अमलानंद घोष ये 1951, ब्रजबासी लाल बालकृष्ण थापर ये लोग 1961, इन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम किया था। लेकिन इसमें से अगर आप यज्ञदत्त शर्मा जी को देखें तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो ये इससे बाहर हो जाते हैं। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया है, आप देखकर बताइए। तो 51 का राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, गण। ठीक है, ये गण जो है ये वंशावली से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ बड़े मजेदार तरीके से कहा गया है कि गण जो है वो बटर से यानी मक्खन से जुड़ा हुआ था, मतलब मक्खन को गण कहा जाता था। और श्रीनी जो था ये वंशावली को कहा जाता था, ऐसा दिया हुआ है। जबकि धान्य जो होता है ये अनाज को कहा जाता था और घृत जो है ये मक्खन को कहा जाता था। तो थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसमें पहचानना आसान है। सही हमें चुनना है धान्य। कहते हैं ना धन धान्य से परिपूर्ण है। तो धन माने पैसा, धान्य माने अनाज, खाने का अनाज। तो धान्य का मतलब अनाज हो गया, ये संस्कृत का शब्द है, ये सही दिया है। बाकी जितने हैं वो सब गलत है। गण का मतलब होता है लोग, गणतंत्र आप सुनते हैं ना, उसी से बना हुआ है गण। गण का मतलब यहाँ वंशावली से है, लोगों से तात्पर्य है, तो वंशावली से तात्पर्य है। श्रीनी जो है ये छेनी आजकल जमाने में प्रचलित है। कुल मिलाकर ये दरांती होती थी, काटने का, घास काटने का या कोई चीज़ काटने का इससे काम किया जाता था। और घृत जो है ये मक्खन को कहा जाता था। हालांकि घृत और मक्खन में फ़र्क है, घृत असल में कहा जाता है घी को। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर जो 4 आश्रम हैं वैदिक आश्रम वर्णित हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब मानव जीवन को 100 साल का मानकर 25-25 के भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये वैदिक काल के तो है, लेकिन उपनिषदों में इनका उल्लेख है मूल रूप से। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, मैत्रेयनी उपनिषद है, जाबाल उपनिषद है या जाबालोपनिषद इसको भी कहा जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए। तो देखिए 52 का करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। जाबालोपनिषद जो है ये जाबाल महर्षि के द्वारा रचा गया है और इसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। मतलब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो पढ़ना लिखना सीखता है, मतलब सीखने का उसका पूरा दौर होता है। उसमें वो वासना और कामना से मुक्त होता है, तो ऐसे को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरुकुल में जाकर वो अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसके बाद फिर जब वहाँ से शिक्षा पूरी करके लौटता है तो घर बसाता है, अपने लड़के बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनका विवाह करता है, अपने पितरों के उत्तरदायित्व से मुक्त होता है। तो ये आपका गृहस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ में घर में ही रहकर जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपना ईश्वर ध्यान करता है, भजन कीर्तन करता है। और उसके बाद जो अंतिम बचे हुए 75 से लेकर 100 वर्ष के बीच का समय है, उसमें जंगल में जाके एकांत में तपस्या करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। तो ये पूरा क्रम है और ये वर्णन हमें कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। यहाँ लोथल मतलब जो हड़प्पा कालीन स्थल है या सिंधु घाटी की सभ्यता कालीन स्थल है, उनके नाम दिए हैं और वहाँ पर किस तरह के साक्ष्य हमें मिले हैं ये दिया है। तो लोथल में कुत्ते को मानव के साथ उसके नीचे दफनाने का साक्ष्य मिला है कि वो उसे लेकर स्वर्ग में जाएगा। मतलब कुत्ते को आदमी का परमानेंट साथी माना जाता है, हमेशा वो उसके साथ रहता है।
तो ऐसे में वो मरने के बाद भी उसका साथ देगा, ये मान्यता है। तो ये साक्ष्य यहाँ से मिला है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और रोपड़ से हमें अद्भुत जल संचय की प्रणाली प्राप्त हुई है, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो वहाँ का काफ़ी यूनिक था। धौलावीरा जो है वहाँ से दोहरे कफन का माफ़ कीजिएगा दोहरे दफन का प्रमाण मिला है, मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया। संभवतः यहाँ पे पति पत्नी की परंपरा रही होगी कि दोनों एक साथ मरे तो उन्हें एक साथ दफना दिया गया। अब इसमें सही विकल्प का चयन आपको करना है, तो 53 का करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। रोपड़ से हमें कुत्ते को मानव के साथ उसके दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों वाला, तो यही एकमात्र इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो तो गलत है। धौलावीरा से जल संचयन वाला प्रमाण मिला है और लोथल से दोहरा जो दफन करने का मतलब दोहरी समाधियां बनाने का जो रिवाज है वो दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो चेदी महाजनपद का राजा था शिशुपाल, ठीक है। शुक्तिमती या शक्तिमती इसकी राजधानी थी। कौशल महाजनपद का राजा था प्रद्योत। वत्स महाजनपद का था प्रसेनजीत और अवंती महाजनपद के थे उदयन। यहाँ देखकर बताइए सही कौन सा है। तो चेदी महाजनपद वाला ही सही है, बाकी जितने हैं वो तो गलत है। कौशल या कौशल महाजनपद के प्रसेनजीत थे, पहले ए वाले को चुन लेते हैं। इसके प्रद्योत नहीं थे, प्रसेनजीत थे। और प्रद्योत कहाँ के थे? ये अवंती के थे, जबकि वत्स महाजनपद जो था वहाँ के उदयन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। ये 54 हमने देख लिया था। यहाँ देखिए 55 में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु के ज़माने में, और दूसरी वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कालाशोक के ज़माने में होती है, तीसरी वाली अशोक के ज़माने में होती है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें से 55 का डी वाला हो जाएगा। तीसरी वाली जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं, तीसरी वाली अशोक के समय में, दूसरी वाली कालाशोक के समय में और पहली वाली अजातशत्रु के समय में ऐसा दिया है, वो सही है। तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं कि इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पूछा गया है कि जैन समिति जो मतलब दूसरी जो जैन संगीति हुई थी यानी सभा हुई थी, उसमें कितने अंगों और उपांगों की अंतिम तौर पर रचना की गई थी या उनका संकलन किया गया था। यहाँ अंग और उपांग की संख्या आपको बतानी है। तो 12 अंग थे और 12 उपांग थे। उपांग मतलब उपअंग यानी अंगों के भी सब डिवीजन। तो इनका अंतिम तौर पर संकलन किया गया था। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे की टर्म्स दिए हुए हैं जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है और उनकी मीनिंग दे रखी है। तो ऐसे शब्द जो प्राचीन काल के हैं उनके अर्थ पूछे जाते हैं। पर्याय ये ऊर्जा को कहा जाता था, इवा कहा जाता था साधन को, असर्व कहा जाता था प्रवाह को, और वीर्य का तात्पर्य होता था इनफैक्ट यानी वास्तव में। तो इसमें देखिए कि सही कौन सा है। 57 का सी वाला हो जाएगा। पर्याय ये साधन को कहा जाता था, इवा का मतलब होता था वास्तव में यानी एक्चुअली, और असर्व जो होता था ये प्रवाह को कहा जाता था, और वीर्य को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था, ऐसा है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। स्वर्णगिरी ये किस राज्य की राजधानी थी बताइए। अब ये प्राचीन जो महाजनपद कालीन क्षेत्र है उनका दिया हुआ है। उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, पूर्वी भारत है, अवंतीरथ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा यानी दक्षिणापथ। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। चोल समाज जो था मतलब चोल सोसाइटी, उससे संबंधित कुछ शब्द दिए हैं। तो वेल्लालर कहा जाता था जो खेतीहर समुदाय होता था, मतलब किसानों का जो समूह होता था उसको कहते थे। और कन्यू दయ్యాर जो था ये भूस्वामी किसान होता था, जबकि उलू कुड़ी जो होता था ये किराए के किसान होते थे, मतलब ये टेनेंट फार्मर्स होते थे। तो इसमें आप देख कर बताएं कि कौन सा सही है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं और यहाँ पर सही की तलाश हमें नहीं करनी है बल्कि गलत खोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वेल्लालर को ये कहा जाता था खेतीहर समूह को, और वेल्लाल कहा जाता था किसान को। कन्यू दయ్యాर ये भूस्वामी किसान होते थे, मतलब इनके पास अपनी प्रॉपर्टी अपनी जमीन होती थी। और उलू कोड़ी जो होते थे ये किराए के किसान होते थे। तो सब कुछ इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है और ये सल्तनत पीरियड से जुड़ा हुआ है। तो जहांदारी ये शाही परिवार का प्रबंधक होता था। वकील दर जो होता था ये कानून मतलब सुल्तान के बनाए कानूनों का रक्षक होता था। अमीर बहर जो होता था ये नौकाओं का नियंत्रक होता था। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका ऊपर वाला है। यहाँ आप देखें ऊपर वाले का मतलब पहला दूसरा, इसीलिए हम ए वाले को चुनते हैं। ये दोनों गलत है, जहांदारी भी और वकीलेदार भी। वकीलेदार जो होता था ये शाही परिवार को मैनेज करने का मतलब उसके मैनेजमेंट का काम करता था। और जहांदारी जो होता था, तो जहांदारी ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि ये सुल्तान के द्वारा बनाए हुए जो राजसी कानून होते थे उसको कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए वाला हो जाएगा। गलत हमें चुनना था। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं? अब इसमें आप देखकर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड। सिक्किम राज्य के बारे में 371 एफ में है प्रोविजन मतलब स्पेशल प्रोविजन। 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए है। 371 ए में नागालैंड के लिए है जो कि हमने यहाँ देखा। और 371 बी जो है वो असम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्या मिजोरम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? एक उच्च न्यायालय कई सारे क्षेत्रों को अपने न्याय के दायरे में रखता है, ऐसा भी होता है। क्या मणिपुर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आता है मतलब क्षेत्राधिकार में आता है?
बताइए, ये दोनों पूछा है। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। मतलब मिजोरम तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये जो मणिपुर आप देख रहे हैं ना, तो मणिपुर इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल ये इसके दायरे में आते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ आपको डेट बतानी है और व्यक्ति का नाम बताना है कि कब और किसके नेतृत्व में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पे एक समिति का गठन किया गया। तो यहाँ कब भी दिया है और किसके नेतृत्व में वो भी दिया है, चुनना आपको है। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1976 में श्रीमती दया चौबे के नेतृत्व में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड नॉट बीन हेल्ड इन 1947। बताइए, इसमें 1947 में कौन सा हेल्ड नहीं हुआ है। यहाँ थर्ड सेशन है, फोर्थ सेशन है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो संविधान सभा के जो सत्र आयोजित हुए थे उसमें से जो सिक्स्थ सेशन था वो 1948 में, मतलब 27 जनवरी 1948 में ऑर्गेनाइज किया गया। बाकी जितने हैं वो सब 1947 के हैं। तो छठवां जो इसमें सत्र था उसी को बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये द्विसदनवाद से जुड़ा हुआ है, यानी बाई कैमरलिज्म जो है वो इससे कनेक्टेड है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध है फंडामेंटल राइट का, मतलब हमने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है ये यहाँ पर दिया हुआ है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो ले रखा है। अब इसमें से सही कौन सा है, तो 65 का राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हमने बाइकैमरलिज्म को उधार लिया है और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है उसको ले रखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सिर्फ कनाडाई वाला जो इसमें दिया है वो गलत है क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। तो पहला दूसरा इसमें सही है और हमें सही ही चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय शामिल हैं और निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो 12th शेड्यूल के बारे में यहाँ दो चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें 18 जो संबंधित विषय हैं वो जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें, इसका पहले सही विकल्प पहले चुन लेते हैं। 66 का करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। तो ये 18 है टोटल। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये 74 नंबर का है। नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकरण जिम्मेदारियों आदि को ये निर्दिष्ट करने का काम करता है। 18 विषय इसके अंतर्गत हैं। और ये जो संविधान संशोधन है 74 नंबर का, ये 1992 में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। बोडो और उसके बाद एक लैंग्वेज का नाम आपको भरना है, मैथिली, और फिर एक लैंग्वेज का नाम भरना है कि ये सब जो भाषाएं हैं इनको 92वां संशोधन संविधान में करके 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जहाँ पे भाषाएं हैं। तो आप बताएं कि ये कौन सी छूटी हुई भाषाएं हैं, इसमें देख लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये 67 का करेक्ट आंसर इसमें सी होना चाहिए, डोंगरी और संथाली। मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये जो 4 भाषाएं हैं इनको 92वां संविधान संशोधन करके संविधान में 2003 में जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट, मतलब 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आर्टिकल नंबर 315 जो है इसमें अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन दिखाई देता है। 280 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें फाइनेंस कमीशन का प्रावधान दिखाई देता है। 263 जो है इसमें प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, ये देखते हैं। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए, 68 का करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी ओनली फर्स्ट। ये जो इसका दिया हुआ है ना 315 और अखिल भारतीय सेवाएं, तो असल में 312 होगा वहाँ पर। मतलब 312वें नंबर के आर्टिकल में हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में देखते हैं, बाकी जितना है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 51A जो है उसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 44 में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन्स को देखते हैं, मतलब नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है। और 21A जो है उसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को हम देखते हैं, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार या प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब इसमें गलत कौन सा है ये आपको देखना है। तो 69 का डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, जितने दिए हैं वो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ दे रखे हैं और उनके रिगार्डिंग कौन सा इसमें से गलत है वो देखिए। तो संविधान का भाग 7 जो है उसमें यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन दिखाई देता है। जो पार्ट 9 है उसमें पंचायतों के बारे में हम देखते हैं। पार्ट 10 जो है उसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में देखते हैं। और पार्ट 15 जो है उसमें इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। इसमें आप देख कर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है उसमें ए हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 7 जो है इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम देखते हैं। ये वाला इसमें से गलत दिया है और इनकरेक्ट हमें चाहिए था। तो यहाँ पर होना चाहिए था भाग 8। ये कौन से नंबर का पार्ट है, भाग 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर कहा गया है कि स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया गया। और ये कौन सा मामला था, तो यहाँ केस आपको देखना है। ये भीम सिंह जी का मामला था, पद्म प्रसाद का मामला था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का मामला था, मद्रास बार एसोसिएशन का मामला था। इसमें से कौन सा था।
और 71 का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जो केस था उसमें ये प्रोविजन किया गया था और ये 2002 मतलब 2002 का है। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंध इसका था। इसके बाद 72 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो दिया हुआ है। तो आर्टिकल 124A जो है इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान दिखाई देता है। 124 मतलब आर्टिकल नंबर 124 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दिखाई देता है। आर्टिकल नंबर 129 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इस प्रकार के जो प्रावधान है वो दिखाई देते हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है बताइए। 72 का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये वाला इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आर्टिकल नंबर 124 में ये नहीं है, बल्कि ये 126 में हमें दिखाई देता है कि उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वहाँ पे होती है। तो ये 126 होगा, ना कि 124। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 73, नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसे कि 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ जो अमेंडमेंट है उसका जिक्र किया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। ये 99वां संविधान संशोधन था जो कि 2014 में हुआ। 100वें नंबर का संविधान संशोधन था जो कि 2015 में हुआ। 101 था मतलब 101वां था या 102वां था, दोनों की डेट दी हुई है। अब इसमें आप देख कर बताएं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 102 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 2018 में होता है और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये 1993 में संसद के द्वारा एक एक्ट पास करके प्रकाश में लाया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी क्या होता है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74, इसमें आपने देखा कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके 9 रत्न मतलब उनके दरबार में जो 9 योगी पुरुष थे उनके संबंध में यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं। ठीक है, मतलब कौन सा जो 9 रत्न था यानी 9 रत्नों में से प्रत्येक व्यक्ति का नाम दिया है, तो कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित था। इसमें क्षपणक का नाम दिया है, यहाँ पे कहा पनक लिखा है, वो असल में क्षपणक होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, क्षपणक जो थे ये ज्योतिषी थे, ऐसा दिया हुआ है। शंकु जो थे वो मंत्रशास्त्री थे यानी मांत्रिक थे। वराह मिहिर का संबंध शिल्प शास्त्र से था और वेताल भट्ट जो थे ये इन्होंने बृहत संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की थी, ऐसा दिया है। तो सही कौन सा है आप देख कर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। क्षपणक का संबंध ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र से था। शंकु का संबंध शिल्प शास्त्र से था। वराह मिहिर जो थे इन्होंने बृहत संहिता लिखी थी और वेताल भट्ट जो थे ये मांत्रिक थे, मंत्र के ज्ञाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये क्षपणक वाला जो है यही सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पर कुछ विभागों के नाम दिए हैं जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं और उनका जो एक्चुअल काम था वो दे रखा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। दीवाने अर्ज जो होता था ये विदेशी मामले देखता था। दीवाने रसला मुहत्सिब, ठीक है, रसलात मुहत्सिब इसको कहा जाता था। तो ये जो विभाग था ये सैन्य विभाग के तौर पे जाना जाता था। दीवाने कज़ा जो था ये न्याय विभाग होता था, मतलब जहाँ से जस्टिस डिपार्टमेंट जस्टिस प्राप्त होता था। बताइए सही कौन सा है। ये मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तीसरा वाला जो दीवाने कज़ा दिया है इसको आप इसमें से बाहर कर लीजिए, यही सही दिया है। दीवान अर्ज जो था ये सैन्य विभाग होता था और दीवान रसलात मुहत्सिब जो होता था ये असल में विदेशी मामलों को देखने का काम करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस केंद्रीय विभाग को दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान पत्राचार विभाग के रूप में जाना जाता था। तो ये तो ईजी है, इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं। इसका सी वाला हो जाएगा, दीवान इंशा। ठीक है, बाकी जितने हैं जैसे दीवान रसलात है तो ये अपील डिपार्टमेंट, मतलब अपील यहाँ कर सकते थे। दीवान इश्तियाक जो था ये पेंशन विभाग था और दीवान कोही ये कृषि विभाग था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दीवान इंशा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 77 में यहाँ पर कुछ वंश और उनके जो संस्थापक हैं यानी फाउंडर हैं उनके नाम दिए। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो कण्व डायनेस्टी का फाउंडर था नन्नूक। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक। आंध्र सातवाहन वंश भी इसको कहा जाता है, भृत्य वंश भी कहा जाता है। इसके बाद चोल वंश के या चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम वासुदेव था। चंदेलों के संस्थापक थे विजयालय। अब इसमें आप देखकर बताएं सही कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। इसमें सही की तलाश करनी है। तो सातवाहन और सिमुक सही दिया है, बाकी जितने हैं वो गलत दिए हैं। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था ऐसा कहा जाता है और उसके संस्थापक वासुदेव थे। इसके बाद चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चंदेलों के संस्थापक नन्नूक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 एकदम लेटेस्ट वाली, इसके आंकड़ों के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा वनावरण पाया जाता है। अभी तक राज्य पूछे जाते थे लेकिन अभी टाइगर रिजर्व के आधार पर पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे सबसे ज्यादा है। और 78 का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा सी वाला।
ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व या पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वनावरण पाया जाता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। पिछले आकलन के हिसाब से देश में वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? आप जानते हैं कि ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो 2019 में आई थी, उसके बाद 2021 का जो संस्करण है उसको जारी किया गया। तो पिछले 2 वर्षों में कितना बढ़ा है, मतलब कितनी वृद्धि देखी गई, आप देखकर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, मतलब 1540 स्क्वायर किलोमीटर की जो वनावरण और वृक्षावरण है उनमें कुल मिलाकर वृद्धि देखी गई। तो ये टोटल कितना है, 1540। यहाँ पर कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है और इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये आपको बताना है और किस मामले में बड़ा है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आपको ये बताना है कि अटल पेंशन योजना जो है उसके खातों की संख्या इस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इस मामले में 3rd लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आपको बतानी, मतलब पहले और दूसरे राज्य भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन तीसरे स्थान पर कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये इकोनॉमिकल सर्वे जो आपका 2021-22 वाला है, मतलब लेटेस्ट वाला, उसके डाटा के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो 12 अक्टूबर 2021 तक का अगर हम डाटा देखें तो अटल पेंशन योजना के खातों की संख्या लाख में अगर गिनी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितनी है, 51.9 लाख है। और बिहार में 32.7 है, पश्चिम बंगाल में 27.6 है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन आया, पश्चिम बंगाल, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है, लेकिन हमें चाहिए तीसरा वाला। इसके बाद आगे चलते हैं और ये ध्यान दीजिएगा कि यूपी नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 81, क्लोरीन गैस के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। और किस चीज़ का इस्तेमाल या कौन से पदार्थ का इस्तेमाल पैराशूट और दरी बनाने में किया जाता है। तो कोई ना कोई फाइबर यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कौन सा है। अब यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लोरीन के खोजकर्ता थे, इनका नाम था कार्ल विल्हेम शीले भी अगर आप याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। और नायलॉन 66 जो है ये पैराशूट और दरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा ये लचीला होता है और मजबूत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो 81 का करेक्ट आंसर कौन सा था, ये तो बताना ही भूल गया, इसका ए वाला था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 82 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो कांच को मयूरी नीला बना देता है, मतलब पीकॉक ब्लू जैसा जो कलर है, काफ़ी आकर्षक नीला होता है, जैसा मोर की गर्दन का नीला रंग होता है, तो वैसा रंग देता है। ये कौन सा पदार्थ है। और इसमें से ये अगर आप देखें तो सी वाला हो जाएगा, क्यूप्रिक लवण या क्यूप्रिक साल्ट, ये मयूरी नीला रंग कांच को देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं किया जाता है, जहाँ किया जाता है वो भी दिया है। तो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कांच के निर्माण करने में करते हैं, इस्पात निर्माण में होता है, अपचायक या अभिकर्मक के तौर पर भी होता है। तो ये सारे इसके यूज़ हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी ये काम आता है। लेकिन इसमें से अगर आप देखें तो डी वाला यानी कोई भी विकल्प जो है वो, यहाँ तीनों ही इसके इस्तेमाल हैं। मतलब प्रोड्यूसर गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है इस्पात के निर्माण में, यानी इस्पात इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कांच बनाने में भी प्रोड्यूसर गैस चाहिए होती है, और अपचायक अभिकर्मक के तौर पे तो इस्तेमाल होगा ही। तो इसमें से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि इसमें यूज ना किया जाता। इसके बाद 84 को देखते हैं। अरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये लकड़ी के जो संगठक हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। किस आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज अमाउंट। तो देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन दिया है, ऐश दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। इस प्रकार से नाम यही है, बस आगे पीछे करके इसमें क्रम दिया हुआ है, आप देखकर बताइए। और इसका जो सीक्वेंस है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 50%, मतलब लकड़ी में जो संगठक है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है उसमें देखा जाए तो कार्बन का अमाउंट होता है 50%, यानी आधा कार्बन ही होता है। बाकी 43.10% ऑक्सीजन होती है और थोड़ा बहुत जो बचा है उसमें 6% हाइड्रोजन होती है, शेष राख और नाइट्रोजन होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो सी वाला हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन को आप देख रहे हैं, उसके बाद ऐश है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। सी को हमने चुना है। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ कहा गया कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो पदार्थ आपको बताना है। और साथ में द्रव साबुन यानी जो लिक्विड सोप होता है उसके निर्माण में सामान्य रूप से क्या यूज़ किया जाता है, ये दो चीज़ें आपको देखनी है। और 85 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, ये एक्रिलाइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो 85 का करेक्ट आंसर इसमें एक्रिलाइट है, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और लिक्विड सोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी वाला है, इसे हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। 86 में आपसे कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिएगा। तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम ये सब दूरी मतलब लंबाई को नापने के छोटे मात्रक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जिसमें कि ज़्यादातर एटॉमिक रेडियस नापी जाती है, तो ये 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है, ऐसा दिया हुआ है। और 1 फर्मी मीटर ये इक्वल होता है 10⁻14 मीटर के इक्वल। अब इसमें से सही कौन सा है,
तो क्वेश्चन नंबर 86 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। यही एकमात्र इसमें सही है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। 9 से नैनो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्राम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और 1 फर्मी मीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। ये आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनका जो बीमीय सूत्र है यानी डायमेंशनल फार्मूला है वो दिया हुआ है। तो यहाँ फोर्स है और फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब इसके अंदर ml² इस प्रकार से लिखते हैं। फिलहाल यहाँ फोर्स का दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻⁻², और काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है ml² T⁻⁻²। स्टैटिकल माफ कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका दिया हुआ है ml² T⁻⁻², और वर्क का दिया हुआ है ml² T⁻⁻²। इसमें गलत कौन सा है? तो बल वाला गलत है, ऊपर वाला देखकर मालूम हो रहा है ये ml/T⁻⁻² होता है, ना कि ml² T⁻⁻²। बाकी तीनों ये ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनफैक्ट कोई भी एनर्जी और वर्क, इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लगभग एक होता है। कुछ मामलों में एनर्जी के कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें अलग होता है, अदरवाइज इन तीनों का तो समान होता है। तो होता क्या है ml² T⁻⁻²। तो इस तरह के जो डायमेंशनल फार्मूले हैं ये पूछे जा सकते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। बल के लिए क्या होता है ml/T⁻⁻²। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ कहा गया कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब वो ऐसी डिवाइस का नाम आपको बताना है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखकर बताइए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसका करेक्ट आंसर डायनमो और माइक्रोफोन होना चाहिए, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन जो है ये जो साउंड वेव होती है, मतलब साउंड एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये स्नेल ने दिया था, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया था ह्यूगेन्स ने। इन्हें हाइजीन्स भी कहा जाता था और ह्यूगेन भी कहा जाता था। तो इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ना, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये वाला एकमात्र सही है न्यूटन का, लेकिन बाकी जितने हैं जैसे प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत ये स्नेल का है, स्नेल के नियम आप पढ़ते हैं, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी जो है वो हाइगेन्स का है, जबकि प्रकाश का व्यतिकरण वाला जो सिद्धांत है वो थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है। तो इसमें से न्यूटन वाला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर वर्क नहीं करने वाला इसमें से कौन सा है, तो बताइए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब रेफ्रिजरेटर जो होता है वो इस सिद्धांत पे यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। इसका संबंध किससे है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, मतलब चाहे एसी हो यानी एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर हो या ऊष्मीय इंजन हो, इन सब का संबंध लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। लेकिन बाकी जैसे आप रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशनल जितने भी डिवाइस हैं, सिस्टम है, उनको देखें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड व्हेन एंगर, फियर एंड डेंजर आर फेल्ट, मतलब जब क्रोध, भय या फिर खतरा महसूस होता है तो ये हार्मोन जो है शरीर से रिलीज होते हैं। और साथ में ये भी पूछा गया है कि लेसिथिन ये लेसिथिन है क्या, ये भी बताइए, मतलब ये एंजाइम है, पॉलीमर है कि क्या चीज़ है। तो 91 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जो एड्रीनेलिन है, जब मनुष्य को क्रोध महसूस होता है या भय महसूस होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और ये डी वाले ऑप्शन को पहले चुन लेते हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। एड्रेनलिन जो है ये इस मौके पर रिलीज होता है, और ये एड्रिनल ग्रंथियाँ जो होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं, उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। और लेसिथिन क्या है? तो ये फास्फोलिपिड है, इसकी प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित विटामिन और उनके जो साइंटिफिक नेम है उसमें से कौन सा सही है ये बताइए। तो विटामिन B2 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, यहाँ आप देख रहे हैं। विटामिन B3 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, ऐसा दिया हुआ है। विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B6 जो है इसको निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए विटामिन B2 जो है उसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी का परिवार सबसे लंबा चौड़ा है, तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है B2 को। B3 को कहा जाता है निकोटिनिक एसिड, B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, और B6 जो है इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा दिया है, मात्र इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है।
ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, बर्ड फ्लू निम्नलिखित में से कौन से वायरस से होता है, उस वायरस का नाम आपको बताना है। और तपेदिक जो है यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। H5N1 नाम का जो विषाणु है, हर वायरस का अपना नाम होता है। H5N1 नाम का जो विषाणु है उसके द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है और BCG का टीका लगाया जाता है। ये जो तपेदिक रोग होता है उससे बचाव के लिए काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है, मतलब सबसे बड़े साइज का, और कौन सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट है या पौधा है, बताइए। तो यूकेलिप्टस जो है वो अभी सबसे बड़ा जीवित उपलब्ध एंजियोस्पर्म पौधा है, जबकि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो है वो जामिया पिग्मिया है। इसका नाम ही है पिग्मिया, मतलब ये छोटे आकार का है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आपने देखा सी वाले को हमने चुना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे कहा गया कि अफीम के पौधे में निम्नलिखित में से किस भाग से अफीम को प्राप्त किया जाता है, और हींग जो है ये पौधे के कौन से हिस्से से मिलता है। तो कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है ये देखना है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो अधपका फल होता है, मतलब कच्चा फल होता है, पकने के बाद तो दूसरा ही रूप बन जाता है। तो जो कच्चा फल होता है उसी के दूध से अफीम प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें फल वाला जो हिस्सा है उसको चुनेंगे, और हींग जो है वो जड़ों से प्राप्त होती है। ये जड़ का स्राव होता है तो वहाँ से निकलती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यदि वास्तविक समय 9:28 हो रहा है, रात का या दिन का, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जो उसकी मिरर इमेज होगी वहाँ पे क्या दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो अपनी मिरर इमेज में ये दिखाई देगा 2:32। ठीक है, इसका जो समय है वो 2:32 दिखाई देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 20 दिसंबर 1990 की जो तारीख थी उस दिन गुरुवार था, यानी थर्सडे था। तो 13 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा ये भी आपको बताना है। तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी बुधवार था उस दिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, श्रृंखला आपको पूरी करनी है। यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उसमें 18, 17, 29, 45, 66, 93, 127 ऐसे दिया है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह हम कौन सी संख्या भरें। अब यहाँ अगर आप इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का कॉम्बिनेशन पता करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। मतलब 127 के बाद हम सीधा भरेंगे 169 ये। इसके बाद 99 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक नहीं बल्कि 2 स्टेटमेंट है, और आपको ये देखना है कि निष्कर्ष इसके आधार पे सही कौन सा है। तो कुछ केक जो है वो बिस्किट है और कुछ टाफी जो है वो बिस्किट है, ऐसा दिया हुआ है। ये बेसिर पैर के स्टेटमेंट होते ही हैं, तो इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कह रहा है उसको मान लेना है। तो कुछ केक जो है वो बिस्किट है और कुछ टाफी बिस्किट है। अब निष्कर्ष ये निकला कि सभी बिस्किट के केक होने की संभावना है। कुछ केक जो है वो बिस्किट हैं। अब ये नहीं कहा गया है कि जितने बिस्किट हैं सब केक, लेकिन सभी बिस्किट के केक होने की संभावना है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो ठीक है। और कुछ केक की टॉफ़ी होने की संभावना है। ठीक है, कुछ टॉफ़ी जो है वो बिस्किट है और उन्हीं बिस्किटों में से कुछ बिस्किट जो है वो केक हैं। तो ऐसे में कुछ केकों के टॉफ़ी होने की संभावना है, ये भी सत्य है। तो अब यहाँ पर हम किसे चुनेंगे, अनुसरण तो दोनों ही कर रहे हैं, देखकर यही लगता है। तो करेक्ट आंसर इसीलिए हो जाएगा इसका सी वाला, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों इसका अनुसरण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। सुभाष पंकज से अलग है, माफ कीजिएगा, सुभाष पंकज से अगला है, यानी आगे उसके अगले नंबर पे। तन्मय से अगला नहीं, और करण रणबीर से अगला है जो कि बाएं छोर पर बैठा है, तन्मय दाहिने छोर पर बैठा है। पंकज और करण के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो सबसे बीच में कौन है। 5 है तो 2 एक तरफ, 2 एक तरफ और एक बीच में रहेगा, तो वो एक बीच में कौन सा है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा बी वाला, पंकज जो है वो सबसे बीच में बैठा है। अरेंजमेंट करना यहाँ मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं तरफ मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं तरफ मुड़कर 30 मीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। लेकिन बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी है वो लापता है, तो वही आपको पता लगानी है। तो पहले तो इनकी दिशाएं तय करिएगा कि कौन सा किधर जा रहा है और कितना चला, और उसके बाद तब देखिए कि अंतिम जो इनका पोजीशन है उस पर बिंदु ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला, यानी 65 मीटर का डिफरेंस इनके बीच में है। सारी दूरी मीटर में नापी गई, ठीक है, तो 65 हो जाएगा। इसके बाद 102 को देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इन देयर ऑर्डर। तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट है, इंडिकेट है, इंक्रीज है और इंसिडेंट है, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। इनको आपको जो डिक्शनरी का ऑर्डर है, मतलब डिक्शनरी में जिस क्रम में ये आपको मिलेंगे उसी क्रम में अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में भी होता है, अल्फ़ाबेट के आधार पर हम शब्दों को देखते हैं, देखिए इसमें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका हो जाएगा 102 का बी वाला, यानी 5वां, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, ये जो क्रम है ना, मतलब इसका डी वाला ऑप्शन, माफ कीजिएगा बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है 5वां, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, इसको हम चुनते हैं। इसी क्रम में जो शब्द हैं वो हमें दिखाई देंगे। इसके बाद 103 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया कि विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट।
अब यहाँ आप देखिए ये जो शब्दों की श्रृंखला है वो दे रखी है, बीच बीच में जो शब्द खाली हैं उन्हें आपको भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ अरेंज करके आप देख लीजिएगा, ए वाला जो अरेंजमेंट है उसको भरेंगे, मतलब यन के बाद यन आएगा, उसके बाद जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहाँ हम एम भरेंगे, फिर यहाँ एम भरेंगे, उसके बाद यन भरेंगे और ओ भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। अप्रोच को हम लोग लिख सकते हैं JKZLIKXS, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कोड भाषा में डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा, इसी तरह से, मतलब सेम तरीके का यूज़ करके बताइए डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें आप देखिए सी वाले को चुनते हैं, WRMZGHXV, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और ये बताना है आपको कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या इस्तेमाल की जाएगी। तो पहले इस स्टार को देख लीजिए, यहाँ पर 370 है, 180 है, इसे और बड़ा करके देखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ कौन कौन सी संख्या है, 370 है, 180 है, 8 है, यहाँ 370 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 40 है। यहाँ पर क्या भरेंगे, और यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं, विकल्प दिया हुआ है 84, 86, 88 और 90। तो अगर इसमें ध्यान से आप अरेंज कीजिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा, मतलब 86 यहाँ भरा जाएगा, जो स्टार का ब्लैंक स्पेस है या जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में मारियो मार्सेल ने गवर्नमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मारियो मार्सेल किस बैंक के गवर्नर है, मतलब किस केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, ये आपको बताना है। अब यहाँ आप देख कर बताइए। तो देखिए 106 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड का विजेता ये है मारियो मार्सेल, और इन्होंने जो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। किसे 3 वर्ष के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे अपॉइंट किया गया है, और नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2021 के हिसाब से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको बताना है। तो 107 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, हिसाशी टेकुची, ये आप देखिए नाम थोड़ा सा इनका टेढ़ा है। हिसाशी टेचुकी जो है, माफ कीजिएगा, टेकुची, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के तौर पे मारुति सुजुकी के चुनी गई हैं। और गुजरात ये जो राज्य है इसने 2021 का जो निर्यात सूचकांक था ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष, और इनका नाम आपको बताना है, इनको डन एंड बैड स्ट्रीट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 108 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, रजनीश कुमार और रक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के साथी के रूप में किसे चुना गया है, और हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर, यानी किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 नाम का जो अभ्यास है उसका आयोजन किया है, बताइए। तो 109 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, किरण मजूमदार शाह और मध्य प्रदेश, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद 110 को देखिए। यहाँ कहा गया कि TCS ने औद्योगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वेब आधारित कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की, ये आपको बताना है। और वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है ये देख लीजिएगा। तो 110 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। ठीक, मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ये जो IIT मद्रास है इसके साथ उन्होंने टाई अप किया है। इसके बाद 111 को देखते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस शहर में क्वांटम प्रयोगशाला को स्थापित किया है, और तमिलनाडु में जारी महिलाओं के लिए नई नीति 2021 से, मतलब कितने समय तक के लिए इसको लागू किया गया है, ये जो नई नीति है 2021 वाली, कब तक ये प्रभावी रहेगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा मध्य प्रदेश का जो महू है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्मस्थान, वहाँ पे क्वांटम लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है, और साथ में तमिलनाडु ने अपने राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए नई नीति जारी की है 2021 की, और ये 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए लागू की गई। इसका करेक्ट आंसर महू और 5 साल हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये महू नहीं है, एक मऊ नाम की जगह है जो कि जिला है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो वो अलग चीज़ है, ये महू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में किसने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, और हाल ही में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने हैदराबाद में देश के पहले रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है, ये 2 चीज़ें आपको देखनी। और 112 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है इसने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहला एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड जो है उसको लॉन्च किया है, पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में देश के पहले रॉक म्यूजियम को उद्घाटित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, निपॉन इंडिया और जितेंद्र सिंह। इसके बाद 113 को देखिए, नोदिरबेक अब्दुल सत्तारो, इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीता है, इनका संबंध कौन से देश से,
और दुबई में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप को जीत लिया है, ये भी आपको बताना है। तो देख लीजिए और बताइए। तो 113 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान और इंडिया, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें अगले वाले को देखते हैं। कहाँ पर आयोजित किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो दुबई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर कहा गया कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वो वर्ष आपको बताना है। और हाल ही में भारत की पहली मोबाइल हनिंग प्रोसेसिंग वैन जो है वो किस जिले में लॉन्च की गई है, ये भी आपको बताना है। ये हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि किसी जिले में लॉन्च की गई है, तो अब वो जिले का नाम आप देख लीजिए। तो 114 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। पहली जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ये गाजियाबाद में लॉन्च की गई है। शहद इकट्ठा करना इसका एक मूल काम है, उसके अलावा शहद की जांच करना, उसकी गुणवत्ता पता करना, ये आपने देखा। तो गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया गया है। और दूसरी बात यह है कि 2031 तक का जो समय है तो भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला है। इसके बाद 115 को देखिए। हाल ही में कहाँ पर, मतलब किस कंपनी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वन नेशन वन ग्रिड की जो उपलब्धि है इसकी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, या फिर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो देखिए 115 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वन नेशन वन ग्रिड की उपलब्धि की वर्षगांठ मनाई। ठीक है, तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का नया, मतलब प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, व्यक्ति का नाम बताइए। और सर्जियो मोटेरेला जो है इन्हें किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये भी आपको बताना है। ये दो चीज़ें आपको देखनी है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पे माधवी बुच को नियुक्त किया गया है और इटली के राष्ट्रपति बने हैं सर्जियो मोटेरेला। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये इटली के प्रेसिडेंट बने। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। 117वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि फियरलेस गवर्नेंस, ये एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यानी अगली महामारी से कैसे बचा जाए, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। दोनों ऑथर्स के नाम आपको इसमें देखने हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस, और बिल गेट्स ने लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, किन दो देशों के बीच में 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च यानी 2022 का जो समय था उसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का जो थर्ड एडिशन है उसको लॉन्च किया गया था या आयोजित किया गया था। ये ईस्ट धर्म गार्जियन के तौर पे या गार्जियन के तौर पे देखा गया। तो इटली और चाइना के बीच में, इटली और जर्मनी के, माफ कीजिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और जर्मनी के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। तो भारत तो इसमें एक तरफ ही है, तभी प्रश्न बना भी है। दूसरी तरफ कौन सा देश है ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इंडिया और जापान के बीच में 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च का जो समय था बीच में, ये ईस्ट धर्म गार्जियन के तौर पे इसका जो थर्ड एडिशन है संयुक्त सैन्य अभ्यास का, उसको बेलगाम में आयोजित किया गया था। बेलगाम माने कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये दो चीज़ें आपको बतानी, बताइए। तो डेनियल मेदवेदेव और एशल बार्टी का नाम है। इसके अलावा राफेल नडाल और एशले बार्टी हैं। डेनियल मेदवेदेव और डेनियल कोलिंस हैं। राफेल नडाल और डेनियल कोलिंस हैं। इसमें आप देख लीजिए और बताइए। तो देखिए 119 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। राफेल नडाल जो है इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। और महिला एकल में एशले बार्टी जो है इन्होंने डेनियल कोलिंस को हराया था। तो ये आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 लॉन्च हुआ है या जारी किया गया है, इसकी रैंकिंग के हिसाब से सही विकल्प कौन सा है। तो न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे है, मतलब पहले स्थान पे। फिनलैंड का सेकंड पोजीशन है, नॉर्वे थर्ड है और इंडिया जो है वो 46 नंबर पे है। तो सही क्या है इसमें, डी वाला सही है। अपने देश की रैंकिंग इसमें बहुत अच्छी नहीं है, 46वें स्थान पे हम सभी हैं और ये सत्य है। बाकी अगर देखा जाए तो नॉर्वे जो है वो टॉप पे है, न्यूजीलैंड सेकंड है और फिनलैंड जो है वो थर्ड है। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।